हेलो हेलो नमस्कार। मैं संजय सर अपने स्पेशल चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत दिन 2-3 दिन के बाद शायद कुछ विशेष तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो लोड करने में देरी हुई, इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। मैं आज उसी के आगे का वीडियो जायांग मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको। जायांग पुष्प का जनन स्त्री जनन अंग है। मैं इसके विषय में आपको आज पूरा जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी आपके लिए एकेडमिक लेवल के लिए भी बहुत आवश्यक है और एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस एग्जाम के लिए भी ये अत्यंत ही आवश्यक होने वाले हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से इसके शब्द सुने, आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं संजय सर अपने चैनल पर एक बार फिर से जायांग के लिए मैं किसी भी पुष्प का जायांग उसका स्त्री जनन अंग होता है। किसी भी पुष्प का जायांग उसका स्त्री जनन अंग होता है और उस जायांग को किसी भी पुष्प में ये जो जायांग होते हैं उसमें अंडक जो उसके अंडक होते हैं वो 1, 2, 3 कई संख्या में हो सकते हैं। एक या एक से ज्यादा किसी भी पुष्प में जायांग में अंडक की संख्या 1, 2 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं और प्रत्येक अंडक में एक अंडक में ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये होते हैं एक अंडक में। इसी तरह से मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी जायांग किसी भी स्त्री केशर में किसी भी स्त्री जनन अंग में अंडक की संख्या 1 या 1 से ज्यादा हो सकती है। मतलब ये एक अंडक है और एक अंडक में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब हो सकते हैं। इसी तरह से उस स्त्री केशर के अंदर उस जायांग के अंदर और कई अंडक हो सकते हैं जिसके ये तीनों पार्ट्स होंगे। तो मैं आपको बताते चलता हूं कि जो ऊपर का भाग होता है वो स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा जो परागण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके नीचे एक पतली नली होती है। ये पतली नली जो होती है वो स्टाइल कहलाती है और स्टाइल के नीचे का जो हिस्सा होता है जो थोड़ा फूला हुआ उभरा हुआ होता है उसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ये बीजांडकाय, ये जो एक रचना इस तरह से मैंने बनाया है, ये छोटा वाला ये रचना बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय बीजांड वृंत द्वारा ये जो छोटा वाला भाग है ये फोनिकल, ये बीजांड वृंत द्वारा बीजांड और बीजांडसन से जुड़ा रहता है। बीजांडकाय ये पूरा बीजांडकाय हो जाता है, ये इधर बीजांडसन हो जाता है। बीजांडसन के द्वारा ये बीजांड वृंत के माध्यम से बीजांडकाय जुड़ा रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे बीजांड के ऊपर, बीजांडकाय के ऊपर। बीजांडकाय एक गोलाकार संरचना होती है। ये गोलाकार संरचना लगभग गोलाकार होती है। अलग अलग पौधों में इसकी संरचना थोड़ी अलग होती है। मैं आपको बीजांडकाय के प्रकार में या बीजांड के प्रकार में पढ़ाऊंगा। तो ये लगभग गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। इस अंडाकार संरचना का पूरा बीजांडकाय जो होता है वो पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमैटस कोशिकाओं से बना होता है, या ये कहें कि बीजांडकाय मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है पूरा बीजांडकाय। बीजांडकाय से एक पतली नली निकलती है जिसको फोनिकल कहते हैं। ये पतली नली बीजांडसन द्वारा जुड़ जाती है। ये बीजांड वृंत बीजांडकाय से जिस स्थान पे जुड़ती है, देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जहां एक दूसरे से मिलती है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। यहाँ ये हो गया हाइलम, ये हाइलम कहते हैं। और ये इसके बाद ये पूरा बीजांड पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बीजांडकाय का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जो आधारीय भाग होता है,
आधारीय भाग होता है, या ये कहें कि माइक्रोपाइल का बिल्कुल ऊपरी हिस्सा चलाजा कहलाता है, ये इसके विपरीत दिशा में होता है। माइक्रोपाइल के विपरीत दिशा में चलाजा होते हैं। दूसरी बात यह है कि चलाजा एक आधारीय भाग होता है। आधारीय, इससे बीज के आवरण का निर्माण होता है। इस तरह से ये जो बीज का आवरण है, ये बीजांडकाय के ऊपर ये पतला आवरण जो बन जाता है वो बीजांड का आवरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में इंटिगमेंट के नाम से जानते हैं। इंटिगमेंट के नाम से जानते हैं इसको। इंटिगमेंट, बीजावरण को इंटिगमेंट के नाम से जानते हैं। इंटिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक बाई इंटिगमेंट और एक यूनि इंटिगमेंट, और एक और होता है बाई यूनि और ए इंटिगमेंट, मतलब जिसमें दो बीजांड आवरण होते हैं। ऐसी बीजांडकाय जिसमें दो आवरण होते हैं उसे दो बीजांड आवरण के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बाइटैगमिक के नाम से जाना जाता है। बाइटैगमिक, ये हो गया बाइटैगमिक, जिसमें एक होता है उसे बोलते हैं यूनिटैगमिक, और जिसमें एक भी नहीं होता उसे एटैगमिक बोलते हैं। यहाँ यूनिटैगमिक, जिसमें एक होता है उसे यूनिटैगमिक, और जिसमें एक भी नहीं होता उसे एटैगमिक, अर्थात किसी भी बीजांड के ऊपर एक, दो या एक भी आवरण नहीं हो सकते। या तो एक भी नहीं होंगे, या एक होंगे, या दो होंगे। दोनों के आधार पे मैंने बीजांड का नाम रख दिया। जिसपे दो होते हैं उसे बाइटैगमिक, जिसमें एक होते हैं उसे यूनिटैगमिक, और जिसमें एक भी नहीं होते उसे एटैगमिक के नाम से जाना जाता है। जिस बीजांड के ऊपर जो पहला आवरण, जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होते हैं, उस बाहरी आवरण को आउटर, OUTER, आउटर इंटिगमेंट के नाम से जानते हैं। आउटर इंटिगमेंट के नाम से जानते हैं ये। और ठीक इसके नीचे वाला आवरण को इनर इंटिगमेंट, आउटर इंटिगमेंट के नाम से इसको जानते हैं। इस तरह से ये दो आवरण होते हैं। ये इंटिगमेंट जो होते हैं, ये आवरण जो होते हैं, वो किसी विशेष स्थान पर आकर एक दूसरे से नहीं मिलते, अर्थात यहाँ एक छोटा छिद्र बन जाता है। ये छोटा छिद्र माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। मैं इसको MP लिख दे रहा हूं, माइक्रोपाइल या MICRO। ये माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। अर्थात माइक्रोपाइल की परिभाषा अगर हम इस तरीके से देना चाहें कि चलाजा के विपरीत दिशा में जो छोटा छिद्र होता है वो माइक्रोपाइल कहलाता है। जो इंटिगमेंट के नहीं जुड़ने की वजह से वहां पर छिद्र बन जाता है। और माइक्रोपाइल के विपरीत दिशा में चलाजा होता है, जो किसी भी बीजांडकाय का आधारीय भाग होता है, और इन्हीं से ये आवरण बनते हैं, इंटिगमेंट बनते हैं। ठीक, अब बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात पे चर्चा करने वाला हूं कि किसी भी बीजांडकाय में एक भ्रूण के आकार की संरचना होती है जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। EC, एम्ब्रियो सैक, जिसको हिंदी में भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। इसको भ्रूण कोश, ये वाला संरचना भ्रूण कोश है। मैं भ्रूण कोश को थोड़ा अलग से इस तरह से बना दिया। भ्रूण कोश जो होता है एक अंडाकार संरचना, थैली के आकार का संरचना होता है इस तरह से। ये भ्रूण कोश थैली के आकार का संरचना होता है। इसके ऊपर का जो भाग होता है, भ्रूण कोश के ऊपर का भाग,
वो कहलाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका को एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके बाद ये सेल होते हैं। इसके बाद बिल्कुल बीच में दो केंद्रक होते हैं। इस केंद्रक को पोलर ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है और ये दोनों मिलकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और बिल्कुल नीचे की तरफ जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं उसमें से दो जो नीचे की कोशिकाएं होती हैं उसे सहायक कोशिका या साइनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। कोशिका साइनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। फिर साइनर्जिड सेल से लगा हुआ एक और सेल होता है जिसे अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका ये दोनों मिलकर के बनाते हैं इग अपाटस अंड उपकरण। इसको हिंदी में अंड उपकरण कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं में ये जो प्रतिमुख कोशिका है ये नष्ट हो जाती है। ये चलाजा की तरफ होती है और ये बिना किसी काम के नष्ट हो जाती है। इसका कोई काम नहीं होता, मतलब कोई काम फिक्स नहीं होता। कभी कभी किसी काम में भाग ले लेती है लेकिन ये किसी काम की नहीं होती, इसलिए ये नष्ट हो जाती हैं। और माइक्रोपाइल की तरफ जो इग अपाटस होते हैं, जो अंड उपकरण होते हैं, उसमें से ये जो सहायक कोशिकाएं दोनों होती हैं, ये कोशिकाएं पराग नली के मार्ग दर्शक का काम करती है, मार्ग दिखाने का काम करती है और फिर ये भी नष्ट हो जाती है। बाकी के द्वितीय केंद्रक और अंड उपकरण ये दोनों ही इसमें क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक में इंपॉर्टेंट काम करती है। इस तरह से मुझे ऐसा पढ़ाते समय मुझे लगा कि अब ये वीडियो बहुत आसान हो गया है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस, इसलिए आप इसे बार बार देखें, बार बार इसे लेकिन मेरा कहने का मतलब एक है बस कि आप वीडियो जरूर देखें, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इसमें शिक्षक का मेहनत होता है, पूरे यूनिट का मेहनत होता है। ये बेकार नहीं जानी चाहिए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू।